कल के लेक्चर में हमने कंपाउंड सर्विंग को चालू करा था। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात करी थी। और जो कंपाउंड सर्विंग होता क्या है, बेयरिंग क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन कितने प्रकार के होते हैं, बेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल बात करी थी। उसके बाद हमने होल सर्कल बेयरिंग और जो हमारा क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, इनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग होता क्या है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका रेफरेंस डायरेक्शन है, मान लीजिए कोई फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया है। ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट है मेरा पॉइंट बी। ठीक है। यहाँ पर भी रेफरेंस डायरेक्शन ए बना लेता हूँ, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड में मैंने दो पॉइंट बना दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन पॉइंट को मैंने एक लाइन के द्वारा जोड़ दिया, तो क्या बनी, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ने वाली एक लाइन ए बी बन गई। तो ए बी हमारी सर्वे लाइन हो गई। अब यहाँ पर मैं किस दिशा में सर्वे का काम कर रहा हूँ, ए पॉइंट से शुरू करके बी लाइन की तरफ मैं अपना सर्वे का काम कर रहा हूँ। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है, मेरा ए से बी की तरफ है। तो यहाँ पर बेटा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी लाइन का बियरिंग निकालूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, तो उस पर्टिकुलर बियरिंग को मैं बोलूँगा फोर बियरिंग। ठीक है। सर्वे की दिशा में जो बियरिंग होगा लाइन का, तो उसको मैं बोलूँगा बेटा क्या, फोर बियरिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेफरेंस डायरेक्शन एन हो गया। इस रेफरेंस डायरेक्शन एन और जो हमारी सर्वे लाइन है ए बी, उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लीजिए कि वो एंगल होता बेटा अल्फा। तो यहाँ से मैं बोलता कि बियरिंग ऑफ लाइन इन द प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, यानी बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इसको मैं क्या बोलूँगा, फोर बियरिंग ऑफ ए बी। इसको मैं बोल दूंगा यहाँ से अल्फा। ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। लेकिन बेटा क्या होता है कि जब भी मैं बियरिंग ऑफ लाइन निकालता हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, यानी ए से बी नहीं, आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो जो बियरिंग ऑफ लाइन रहेगा यानी अपोजिट दिशा में रहेगा वो बियरिंग ऑफ लाइन, है ना। बियरिंग ऑफ लाइन कहाँ रहेगा, अपोजिट दिशा में। तो बियरिंग ऑफ लाइन बी है, सॉरी ए बी, लाइन तो ए बी ही है, लेकिन उस लाइन ए बी का अपोजिट डायरेक्शन में जो बियरिंग है, अपोजिट डायरेक्शन कौन सा, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे का, है ना। तो वहाँ जो बेयरिंग आएगा उसको मैं बोलूँगा बेटा बैक बेयरिंग। तो यहाँ पर आप देखिए, आप वापस से इस सर्वे लाइन, इसको मैं दूसरे कलर के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए, जब मैंने बोला ए बी लाइन का बैक बेयरिंग निकालना है आपको, तो आप यहाँ पर बी पॉइंट का जो रेफरेंस डायरेक्शन है, ये है ना रेफरेंस डायरेक्शन, यहाँ से ए बी लाइन की तरफ आइए। ठीक है। यानी बी से ए की तरफ आ रहे हो आप, यानी बी पॉइंट पे खड़े होके आप लोग क्या कर रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। बी पॉइंट पे खड़े होइए और यहाँ का जो रेफरेंस डायरेक्शन एन है, यहाँ से आप एंगल का मेजरमेंट चालू करिए। और कहाँ तक मेजर करोगे, जब तक कि लाइन ए बी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये मान लीजिए कि इस बियरिंग को, इस एंगल को मैं बोलता हूँ बेटा बियरिंग, इस एंगल को मैं बोलता हूँ बेटा मान लो बीटा। तो यहाँ पर जो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन होगा, जो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा, है ना। अब आपको इस फिगर के माध्यम से कुछ पता चल रहा होगा। अगर आप ये लाइन ए बी है, इसको क्या करोगे, अगर आप एक्सटेंड कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये आपको पता चल जाएगा अल्फ़ा। और आपको ये दिख रहा होगा जो हमारा बीटा है यहाँ पर, वो अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री आपको दिख रहा होगा फिगर के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है। ये वाली लाइन ए बी को मैं वापस से पेन का कलर बदल देता हूँ। चलिए, आपने ए बी लाइन को क्या करा, आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। ये अब मैंने ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे। ठीक है। तो ये एंगल को मैंने बोल दिया अल्फ़ा। तो यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री आप करोगे तो आपको बीटा मिल रहा था। तो यहाँ से बेटा एक पॉइंट तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमारा फोर बेयरिंग है और बैक बेयरिंग है उसके बीच में जो अंतर होगा वो 180 डिग्री का होगा। हो सकता है कि किसी कंडीशन में फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग से ज़्यादा हो या वो इसका वाइस वर्सा हो। यानी कि बेटा मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा बैक बेयरिंग है ना, इट इज़ इक्वल टू बैक बेयरिंग है जो इसको ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री का। अब बेटा यहाँ पर मुझे कभी कभी प्लस लेना पड़ेगा और कभी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा इस फार्मूले में। आपको दिख ही रहा होगा ये फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आपको प्लस साइन जब लेना है जब आपका फोर बेयरिंग है इज लेस देन 180 डिग्री, और आपको नेगेटिव साइन कब लेना है जब आपका फोर बेयरिंग है इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। काफ़ी सारी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, और इसका एनालिसिस करने का भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नीचे से मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कुछ नोट लिखा है यहाँ पर मैंने, बेटा यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि अगर आपको एग्ज़ाम में फोर बेयरिंग दिया है और बैक बेयरिंग निकालना है आपको, तो या तो आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर WCB में आप काम कर रहे हो होल सर्कल बेयरिंग में, तो बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री के द्वारा आप निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या है कि अगर जो भी हमारा एंगल है वो आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में दिया है ना, सपोज यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पर एक फोर बेयरिंग जो है लाइन का वो एन 60 डिग्री ईस्ट दिया है, एन 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट दिया है। तो यहाँ पर बैक बेयरिंग को आप डायरेक्ट लिख सकते हो साउथ 60 डिग्री वेस्ट। लेकिन अब ये हुआ कैसे, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपको जब भी फोर बेयरिंग में नॉर्थ है तो बैक बेयरिंग में आप साउथ लिख लीजिए, या जब साउथ है तो उसको नॉर्थ लिख लीजिए, है ना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के को जब लाइन जो है नॉर्थ और साउथ की जो लाइन है उसमें आप 180 डिग्री का अंतर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से अगर ईस्ट दिया है आपको तो ईस्ट की जगह वेस्ट लिख लीजिए, वेस्ट दिया है तो आप ईस्ट लिख लीजिए। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, इसको मैं वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है आपका, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो किस तरीके से लिखना है, ये होगा मान लीजिए आपका नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, और ये एंगल होगा बेटा आपका मान लीजिए 60 डिग्री। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट बोलता हूँ मैं। अब मैंने क्या बोला, आप डायरेक्ट नॉर्थ दिया है तो साउथ साउथ कर लीजिए, ईस्ट दिया है तो आप वेस्ट लिख लीजिए, और यहाँ पर आप 60 डिग्री लिख लीजिए। अब क्या हो रहा है कि अगर आपको बैक बेयरिंग निकालना है तो बैक बेयरिंग मैंने आपको क्या बोला था, फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री करना था। अब यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा या माइनस साइन नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था, जो हमारा बैक बेयरिंग है इट इज़ फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट है, इसको अगर मैं होल सर्कल बेयरिंग में रीडिंग लूँगा मैं तो फोर बेयरिंग मुझे 60 डिग्री मिलेगा। अब 60 डिग्री जो है आप देख सकते हैं 60 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मुझे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लूँगा और बैक बेयरिंग निकालूंगा तो वो बैक बेयरिंग मेरा आ जाएगा अराउंड 240 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर आप 180 डिग्री कर दीजिए। आपने यहाँ पे 180 डिग्री करा है तो आप जब इसको देखोगे तो ये डिग्री ये हो गया आपका 30 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, वापस से 60 डिग्री ही हो गया ना। तो आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाली ही वैल्यू ही आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी यहाँ पे, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, इसको आप वापस से फिगर बना के ढंग से प्रॉपर वेनर में कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने बताने का कोशिश करा था यहाँ पे आपको। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इंक्लूडेड एंगल के बारे में। अब इस पेज को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा अब हम ये जो टॉपिक चालू करने वाले हैं
दिस टॉपिक इज अवर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है बेटा, क्या होता है कि जब भी कोई दो लाइन मिलती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दोनों लाइन किसी पॉइंट पे मिलेगी तो क्या बनाएगी, कुछ एंगल बनाएंगे आपस में। तो उसी पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोल देते हैं इंक्लूडेड एंगल। मान लीजिए कि आपकी ए बी लाइन है और बी सी लाइन है। ये ए बी लाइन और बी सी लाइन किसी पॉइंट बी पर मिल रही है, तो यहाँ पर पॉइंट बी पे क्या होगा, दोनों लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। उसी एंगल को मैं बोल रहा हूँ मेरा इंक्लूडेड एंगल। अब बेटा आप यहाँ फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर, आप पहले तो ये देखिए, यहाँ है ये जो इंक्लूडेड एंगल है मेरा, इट कैन बी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो मेरा इंक्लूडेड एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है और इंटीरियर एंगल भी हो सकता है। अगर बाहर बाहर जो एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और अंदर की तरफ बन रहा है कोई एंगल लाइंस के बीच में, मतलब जो हमारा पॉलीगन के अंदर में ही बन रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, या फिर जो हमारा ओपन ट्रेवर्स के अंदर की तरफ बन रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मैं इंटीरियर एंगल बोलूँगा मैं बेटा। देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप इस फिगर को आप देखना, एक मिनट, आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पर एक प्लेन पेपर पे बताने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या होता है कि जब आप फील्ड में सर्वे करते हैं, है ना, आप फील्ड में सर्वे करते हैं तो क्या है कि मान लीजिए आप पॉइंट ए पे खड़े थे, फिर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे, फिर आप पॉइंट बी से सी पे जा रहे, फिर डी पे जा रहे हैं, और इस प्रकार से आप एक अपने सर्वे को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका जो सर्वे का प्रोसीड वाला डायरेक्शन है वो कैसा है। यहाँ पर इस दिशा, इस इधर की, इस एग्जाम्पल में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हैं, है ना। जो आपका ट्रेवर्स है वो किस दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है आपका ट्रेवर्स। लेकिन आप कभी इस प्रकार से सर्वे करते हैं, बताना चाहूँगा यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से वापस। आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, फिर बी से सी की तरफ, फिर डी, फिर ई, और फिर एफ, फिर वापस ए की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका ट्रेवर्स है वो किस डायरेक्शन में रन हो रहा है बेटा, किस डायरेक्शन में रन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपका ट्रेवर्स रन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको दोनों एग्जांपल मैंने बता दिया कि ट्रेवर्स, यहाँ पहले वाला जो केस था, इन केस वन आपका ट्रेवर्स कैसा रन हो रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में रन हो रहा है। और ये जो मेरा केस टू है, यहाँ पर जो मेरा ट्रेवर्स है वो किस दिशा में रन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रन हो रहा है। तो बेटा क्या होता है कि जो हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है उसको मैंने क्या बोला कि जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। मान लीजिए कि ये दो लाइन थी, ए बी लाइन और बी सी लाइन, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहाँ जो एंगल बन रहा था उन दोनों के बीच में, लाइन के बीच में, उसको मैं बोल रहा था बेटा इंक्लूडेड एंगल, है ना। अब क्या होता है कि जो हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है उसको हम सर्वे की भाषा में बोलते हैं कि एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं सर्वे की भाषा में, जो हमारी सर्वेइंग है ना सब्जेक्ट, उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरा इंक्लूडेड एंगल होता है ये ऑलवेज एंगल होता है क्लॉकवाइज दिशा में, है ना, फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, मतलब पिछली लाइन से अगली लाइन की तरफ। अब बेटा आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस एग्जाम्पल में, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए आप इस एग्जाम्पल में देखिए, आप यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये जो एग्जाम्पल था, इसको मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि प्रीवियस लाइन क्या है ना, या फिर प्रीसीडिंग लाइन क्या है, पिछली वाली लाइन क्या है बेटा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर प्रीसीडिंग लाइन तो मेरी यहाँ पर क्या है, ए बी है ना। और कभी मैंने आपसे पूछा कि फॉरवर्ड लाइन क्या है यहाँ पर, मतलब ए बी के बाद आप आगे किधर गए, बी सी की तरफ गए। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल की। तो मैं बोलता हूँ बेटा कि
जब सर्वेइंग की जो फील्ड है वहाँ पर मैं इंक्लूडेड एंगल को बोलता हूँ एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीसीडिंग लाइन टू फॉरवर्ड लाइन, प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन में। अब देखिए आप यहाँ पर प्रीसीडिंग लाइन थी ए बी से आप बी सी यानी फॉरवर्ड लाइन की तरफ जो एंगल बन रहा है किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, तो इस एंगल को मैं बोलूँगा बेटा इंक्लूडेड एंगल। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये ये ऐसा एंगल भी तो हो सकता है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये नहीं हो सकता। सर्वेइंग में जब भी आप बात करोगे तो आप क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगल बन रहा है उसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस केस में देखिए आप यहाँ पर बी सी और डी, यहाँ पर आप देखिए बी सी लाइन, केस 1 की बात कर रहा हूँ। केस 1 में जो बी सी थी वो मेरी क्या थी बेटा, प्रीसीडिंग लाइन थी, है ना। और सी डी जो लाइन है वो क्या है, मेरी फॉरवर्ड लाइन हो गई बेटा यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि जब बी सी से आप सी डी की तरफ जाएंगे, किसके हिसाब से, क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल। अब जब क्लॉकवाइज दिशा में आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो आप ये भी पा रहे हैं कि आपका ट्रेवर्स यहाँ पर केस 1 में कैसा रन कर रहा है, क्लॉकवाइज रन कर रहा है आपका ट्रेवर्स, है ना। तो जब भी आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज रन करेगा तो जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा, इट इज ऑलवेज, जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, आपका एक्सटीरियर एंगल रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो बाहर की तरफ बन रहा है वो एंगल, इसलिए एक्सटीरियर एंगल बोला है। अब बेटा मैं केस 2 की तरफ आ जाता हूँ, है ना। केस 2 के लिए वापस से एक बार मैं अपनी पेन का कलर बदल लेता हूँ, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझते चलें। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ये वाली ए बी लाइन और बी सी लाइन को देखिए। आप ए से बी पे गए, फिर बी से सी की तरफ गए बेटा। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, है ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ट्रेवर्स यहाँ पर कैसा रन हो रहा है, आपने बोला था कि सर यहाँ पर ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रन हो रहा है ना। आपका ट्रेवर्स यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रन हो रहा है। अब एंगल कैसा नापना है आपको, क्लॉकवाइज दिशा में नापना है ना। प्रीसीडिंग लाइन क्या है बेटा, यहाँ पर ए बी और बी सी में बात करूँ मैं, तो जो मेरी ए बी है वो क्या है, मेरी प्रीसीडिंग लाइन हो गई, है ना। और मेरी जो बी सी है, ए बी प्रीसीडिंग है और बी सी जो है मेरी फॉरवर्ड लाइन हो गई बेटा यहाँ पर। अब प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ घूमिए, किस दिशा में घूमोगे, क्लॉकवाइज में घूमोगे। क्लॉकवाइज वाला एंगल ही तो मेरा इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है। एक मिनट, वापस से देखो देखो यहाँ पर जो ए बी है ये मेरी क्या हो गई, प्रीसीडिंग लाइन, और बी सी फॉरवर्ड लाइन हो गई। तो प्रीसीडिंग से फॉरवर्ड लाइन की तरफ आप एंगल नापिए, है ना। और कैसे नापोगे, क्लॉकवाइज की दिशा में नापोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज नापोगे आप एंगल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा इंक्लूडेड एंगल है वो कैसा गया, मैं क्लॉकवाइज दिशा में गया मैं। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड एंगल है वो कैसा इंक्लूडेड एंगल है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, अंदर की तरफ है, यानी इंटीरियर एंगल है मेरा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे क्या मैंने नोट में इसको लिखाया है क्या, when traverse running clockwise direction interior included angle will be exterior and when traverse run in anti clockwise direction, है ना, जैसे ये वाला केस 2, इंक्लूडेड एंगल विल बी इंटीरियर एंगल। मैंने इसको यहाँ पे समझा भी दिया है बेटा और लिख भी दिया है कि इन फील्ड ऑफ सर्वेइंग इंक्लूडेड एंगल क्या रहेगा, हमेशा एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीसीडिंग लाइन ऑफ ट्रेवर्स टू द फॉरवर्ड लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी नए नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, चलो बेटा, अब जब भी आप फील्ड पे जो इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे तो, या फिर आपको मान लीजिए कि सवाल में इंक्लूडेड एंगल निकालने का प्रश्न दे दिया, तो आप क्या करेंगे, क्या तो आप फार्मूला लगाएंगे या फिर आप डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। दोनों तरीके मैं बता देता हूँ।
पहले मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। आप कोई सवाल में देखा होगा कि हमने यहाँ दो तरीके से मैंने इस सवाल को हल करा है, आइदर बाय डायग्राम और आइदर बाय इंक्लूडेड एंगल। आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन जो चीज़ आपको बेहतर समझ में आ जाए उसको आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। बेटा मैंने यहाँ ये बोला है कि जो मेरा इंक्लूडेड एंगल होता है ना, वो होता है मेरा, क्या होता है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, है ना। ये फार्मूले के द्वारा मैं बोल रहा हूँ। अभी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग बताया था मैंने, है ना। तो ये होता है मेरा, ये होता है मेरा इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया बेटा मेरा, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। या जो भी आप वैल्यू रखोगे बेटा, वो वैल्यू आप रखना, एक बेयरिंग की जो भी वैल्यू रखोगे वो आपको होल सर्कल बेयरिंग में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले में एक नोट भी लिखाया गया है कि जब भी आपका ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो आपको 360 डिग्री ऐड करना है उस फार्मूले में, और जो वैल्यू आए उसको आपको अपना इंक्लूडेड एंगल क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और वो जो इंक्लूडेड एंगल होगा बेटा, दैट विल बी इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल। देखिए यहाँ मैंने लिखा है नेगेटिव इंक्लूड, इस फार्मूले को लगाओगे आप और अगर इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो 360 डिग्री आप ऐड कर दीजिए फार्मूले में, तो आपको फाइनल इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए मैं इसको सवाल के माध्यम से अच्छा समझा देता हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो वैल्यू दी है ना। आपको फोर पेयरिंग दिया है लाइन ए बी का और लाइन बी सी का। अब आप देखिए यहाँ पे, है ना, ये लाइन, ये पॉइंट है मेरा ए, है ना, और ये पॉइंट है बेटा मेरा बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया मेरा सी, है ना। आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब यहाँ बोला है कि जो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी है वो कितना है, 30 डिग्री 15 मिनट। तो उसको मैंने, ये जो मेरा नॉर्थ के रेफरेंस डायरेक्शन से मैंने उसको नाप लिया 30 डिग्री 15 मिनट को, है ना। और इस प्रकार से मैं पॉइंट बी पे आ गया। अब पॉइंट बी पे आ गया, यहाँ से फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी को बताया गया है, वो बताया गया बेटा 120 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट, उस एंगल को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नॉर्थ का रेफरेंस डायरेक्शन होगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, है ना। और यहाँ से लाइन बी सी तक 120 डिग्री 30 मिनट बना दिया मैंने, एक एंगल बना दिया, और यहाँ पे मैंने वापस से बी सी लाइन ड्रॉ कर दी बेटा आपकी, आप देख सकते हैं, है ना। और अब यहाँ पर हमें बोला है इंक्लूडेड एंगल ए बी सी आप निकालिए। आपको फिगर में जो रेड कलर से जो मैंने एंगल बताने का प्रयास करा है ना, ये लाल कलर से, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट था ए, आप पॉइंट बी पे गए, है ना, तो पॉइंट बी से आप पॉइंट सी पे चले गए, है ना। तो यहाँ पर जो प्रीसीडिंग लाइन थी, प्रीसीडिंग लाइन से आप क्लॉकवाइज दिशा में बढ़िए, कहाँ बढ़िए, फॉरवर्ड लाइन की तरफ। तो जो एंगल बन रहा था उसको मैं क्या बोल रहा था बेटा, इंक्लूडेड एंगल बन रहा था वो, है ना। इंक्लूडेड एंगल ही तो बोल रहा था मैं। कहाँ से, प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ जाइए आप, क्लॉकवाइज दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज दिशा में बढ़िए आप। तो जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंक्लूडेड एंगल रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए इंक्लूड एंगल निकालना कैसा है। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूड एंगल जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया है मैंने, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब आप देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी में नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑब्वियसली बी सी लाइन ही है ना, बी सी लाइन ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी सी लाइन का फोर बेयरिंग क्या है बेटा, 120 डिग्री 30 मिनट, जो कि सवाल में दी हुई थी। अब इसमें से आप घटा दीजिए बैक बेयरिंग और प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन यहाँ पर ए बी है। अब देखिए ए बी लाइन का तो क्या दिया था, लेकिन ए बी लाइन का क्या दिया था, लेकिन फोर बेयरिंग दिया था ना, ए बी लाइन का तो फोर बेयरिंग दिया था, है ना। बैक बेयरिंग तो दिया नहीं था। जो हमारी प्रीवियस लाइन है ए बी, उसका फोर बेयरिंग दिया था, बैक बेयरिंग तो दिया नहीं था। अब बैक बेयरिंग कैसे निकालोगे सर,
सर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में 120 डिग्री का अंतर रहता है। अगर 180 डिग्री से कम है ना, ये था सर फार्मूला, तो सर ये था जो आपने अभी लिख रहे हो आप, ठीक है, ये था। अब सर यहाँ पर फोर बियरिंग जो है 180 डिग्री से कम है, तो आप लोग पॉजिटिव साइन ले लेंगे। तो यहाँ से आप बैक बेरिंग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 210 डिग्री 15 मिनट, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसको मैं बोल लूँगा बैक बेरिंग और प्रीवियस लाइन, ये भी बेटा है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, इतने टर्म को देखिए, इतने टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, नोट पे जाइए आप, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या करना है, इफ इंक्लूडेड एंगल इज नेगेटिव देन इट 360 डिग्री इन द फार्मूला। और फिर वो जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। फिगर के माध्यम से भी हमें पता चल रहा है एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल नहीं है, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 360 डिग्री आपने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। ठीक है, लेकिन बेटा कभी कभी आपको मैंने बोल दिया कि चलो डायग्राम से निकालो, कैसे निकालोगे, डायग्राम से निकालोगे, कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ ये नॉर्थ और साउथ के बीच की जो लाइन है ना, इसके बीच में पूरी 180 डिग्री होता, और यहाँ से यहाँ तक 120 था, तो ये इतना एंगल कितना हो जाता, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना। मैं डायग्राम के तो समझा देता हूँ आपको, कितना आ जाता, सॉरी सॉरी, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, हम अलग ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, आप इसको देखिए, ये पॉइंट ए समझ लीजिए, इसको पॉइंट ई समझ लीजिए, है ना, इसको आप पॉइंट ई समझ लीजिए। तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी और ई, है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल बेटा है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, और पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पर ये एंगल ई तो 90 डिग्री हो गया आपका, ये एंगल ए हो गया 30 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ पर इतना एंगल को आप एंगल बी बोल देंगे। तो अब क्या निकाल लेंगे आप एंगल बी बेटा, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30 डिग्री 15 मिनट, तो आपको यहाँ एंगल बी मिल जाएगा बेटा। अब इस एंगल बी में आप ये 90 डिग्री ऐड कर देंगे ना, फिर आप 120 डिग्री ऐड कर देना, फिगर से आपको दिख रहा है। तो आपको ये जो रेड वाला साइन से मैं जो बता रहा हूँ इंक्लूडेड एंगल, वो आपको मिल जाएगा। डायग्राम के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैंने बताने की कोशिश करी, डायग्राम के थ्रू भी मैंने इस सवाल को बताने की कोशिश करी। आपको जो उनका तरीका अभी अच्छे समझ में आया उस तरीके को अप्लाई करिए और आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब बेटा, अब देखिए क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको इंक्लूडेड एंगल सवाल में दिया रहता है और आपसे बोल देंगे कि फोर बेयरिंग हम नेक्स्ट लाइन निकाल दीजिए। अब बेटा यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, है ना, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ बेटा आप देख रहे होंगे कि फार्मूला क्या था, ये था हमारा इंक्लूड एंगल क्या होता है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ग्राफिकली भी हमने देख लिया ऐसा होता है फार्मूला। अब क्या होता है कि अगर किसी सवाल में फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बोला है तो क्या करोगे, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल प्लस बैक बेयरिंग। जो बैक बेयरिंग अभी राइट हैंड साइड पे था उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूडेड एंगल प्लस बैक बेयरिंग और प्रीवियस लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसके फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर देखो वैल्यू तो आपको सब होल सर्कल बेयरिंग में ही रखना है। जब आप इस फॉर्मूले के द्वारा आंसर निकालोगे और आंसर आपका 360 डिग्री से अधिक होगा, तब आपको 360 डिग्री घटाना पड़ेगा। ये नोट में एक पॉइंट लिख दिया मैंने,
या तो आप इसको फॉर्मूले के द्वारा करिए, हाँ, या तो फिर आप इसको ग्राफिकली डायग्रामेटिकली इस सवाल को हल करिए। जब भी आपको फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन निकालना है तो आप इसको फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास तो दोनों तरीके हैं। जो उनका तरीका अपने को समझ में है, अपने को वो तरीका अप्लाई करना है, अडॉप्ट करना है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट हो गया बेटा आपका सी पॉइंट हो गया। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन निकालना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या हो गई हमारी, बी सी लाइन हो गई। और और ये किसके बराबर है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बी सी बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन ए बी के बराबर है। और इसमें आप इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दीजिए, है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब भी मुझे फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बी सी निकालना था तो मैंने बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन ए बी निकाला। ठीक है, यानी मैं बी से ए की तरफ गया तो कितना एंगल था ये मेरा, थीटा वन था, है ना, थीटा वन था बेटा मेरा एंगल ये। ठीक है, थीटा वन था। अब इसमें आप इंक्लूडेड एंगल को जोड़िए, तो अब इंक्लूडेड एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक दिया था थीटा टू, या थीटा टू मैंने जोड़ दिया। अब देखिए, अब आप यहाँ से डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा होगा कि जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ 300 अधिक से ज़्यादा आ रही है, तो आप नोट पे जाइए। अगर सम 360 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो 360 डिग्री आप घटा दीजिए। तो इस तरीके से आप फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप डायग्रामेटिकली भी इसको वैसे की वैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली कैसे करोगे, पहले मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ ताकि फिगर थोड़ा सही दिखे आपको। चलो बेटा, आप ये फिगर को एक बार और देखिए, समझने की कोशिश करिए। मान लो कि अगर मैं डायग्राम से बोलता कि आपको डायग्राम से निकालना पड़ता, तो अब डायग्राम में जो ये जो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन है ना, तो ये रही हमारी फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये देखिए, ये रेड लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, है ना, तो ये जो एंगल होता है रेड वाला, रेड लाइन वाला, ये एंगल क्या होता है बेटा मेरा, ये जो एंगल है रेड लाइन से दिखा रहा हूँ बेटा, ये मेरा फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन था। अब आप इसको कैसे निकालते डायग्राम के थ्रू, है ना, या देखिए आपने थीटा टू को प्लस थीटा वन को आपने ऐड कर दिया, है ना। अब इसमें से आप 360 डिग्री घटाओगे तब ये वाला एंगल ही मिलेगा आपको। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। अब ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था बेटा, है ना। अब फिर इसमें ये थीटा वन आ रहा था, तो थीटा वन जो है इसको मैं दो पार्ट में बांध लेता हूँ। पार्ट वन में यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल प्लस ये वाला एंगल, जो मेरा थीटा वन था इसको मैं दो पार्ट में बांध देता हूँ, है ना। पहला पार्ट तो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा इसको, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, थीटा वन को मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर बेयरिंग ऑफ, जो हमारा फोर बेयरिंग है, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी लाइन, वो प्लस हम इसको क्या बोल देंगे, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट इसको मैं गिन रहा हूँ, है ना। तो आप देखोगे कि जब आप इसको घटाएंगे 360 डिग्री, इसको थीटा वन और थीटा टू को आप ऐड करोगे और उसको फिर 360 डिग्री से आप घटाओगे, तो आप पाओगे कि जो आंसर आएगा वो हमारा फोर बेयरिंग ऑफ बी सी ही आएगा, है ना। डायग्रामेटिकली आप देखोगे इसको तो उतना ही वैल्यू आएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की वापस से कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश है कि न्यूमेरिकल भी जस्ट बाद में रख दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, इस सवाल को आप सॉल्व करिए।
देखिए यहाँ पर इस सवाल में मुझे कुछ न कुछ एंगल दिए हुए थे, इंक्लूडेड एंगल दिए हुए थे। जैसे बी पे आपको 89 डिग्री 45 मिनट, सी पे दिया है आपको 125 डिग्री 22 मिनट, डी पे 135 डिग्री 34 मिनट। इस प्रकार से आपको एंगल दिए हुए थे। और आप देखोगे कि आपको फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी वो भी दिया है। कितना दिया है फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी? ये देखिए 150 डिग्री 30 मिनट दिया है। अब यहाँ पर आपको हर लाइन का क्या निकालना है? हर लाइन का आपको हर लाइन का आपका फोर बेयरिंग निकालना है। तो फोर बियरिंग ऑफ ए बी तो आपको दिया था, कितना दिया था आपको बेटा? कितना दिया था? 150 डिग्री और 30 मिनट दिया था। अब मैं तो आपको बोलता हूँ कि बेटा आप फॉर्मूले का ही प्रयोग कर लीजिए, ठीक है? आंसर को आपको निकालना आना चाहिए। अब मेरे को क्या है कि डायग्राम बनाने से अच्छा मैं सोचता हूँ कभी कहीं फार्मूले के द्वारा निकाल लूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत फटाफट हो जाती है। डायग्राम बनाओ, ये सब करो। काफ़ी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहता है फार्मूले से कभी कभी बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। अब मैं फार्मूले के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखें, अब हमें बोला है कि कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ अदर लाइन। ठीक है, ए बी लाइन का बियरिंग दे दिया है 150 डिग्री 30 मिनट। अब फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन निकालूंगा मैं बेटा। तो अब फॉर्मूला क्या होगा कि बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन क्या है? ए बी है। यहाँ पर बी सी अगर फॉरवर्ड लाइन है तो इसकी प्रीवियस लाइन क्या है? ए बी लाइन ही होगी। इसमें आप इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दीजिए तो आपका फोर बेयरिंग ऑफ पी सी लाइन आ जाएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर बैक बेयरिंग ऑफ ए बी तो दिया नहीं था, लेकिन इसका फोर बेयरिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें इसका जो फोर बेयरिंग है जो कि 150 डिग्री 30 मिनट है, इसमें आप 180 डिग्री जोड़ दोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये बैक बेयरिंग ऑफ ए बी आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें इंक्लूडेड एंगल जोड़ दोगे तो आपको फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी पता चल जाएगा। अब इसमें इंक्लूडेड एंगल क्या है बेटा? यही है क्या 89 डिग्री 45 मिनट? यही है ना? 89 डिग्री 45 मिनट। तो आपको इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। लेकिन बेटा आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि इस टर्म को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? वापस से नोट वाला टर्म देगा। जो हमारा फोर बियरिंग है, हमारा फोर बियरिंग है वो 360 डिग्री से अधिक आएगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? देखिए नोट पे आइए, है ना? इफ सम एक्सीड 360 डिग्री देन डिडक्ट 360 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पर 360 डिग्री को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 60 डिग्री 15 मिनट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको और देखते हैं कि अगली लाइन का कैसे निकालना है हमको। चलिए, अब फोर बियरिंग ऑफ सी डी निकालिए आप। कैसे निकालेंगे आप? बैक बियरिंग ऑफ बी सी। अगर सी डी फॉरवर्ड लाइन है तो इसकी प्रीसीडिंग लाइन क्या होगी? बी सी ही होगी ना बेटा। इसमें आप इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दीजिए। अब 360 से अधिक होगा तो जोड़ देना 360, वरना मत जोड़ना। अब यहाँ पर बैक बेयरिंग ऑफ बी सी क्या होगा बेटा आपका? बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, या यहाँ माइनस भी हो सकता है ना। अब फोर बेयरिंग ऑफ बी सी कितना है बेटा आपका? 60 डिग्री 15 मिनट है। तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन लूँगा ना मैं, फिर तो प्लस साइन लूँगा मैं। तो कितना आ जाएगा? 240 डिग्री और 15 मिनट आ जाएगा मेरा। अब इसमें इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दीजिए आप। इंक्लूडेड एंगल कितना है यहाँ पर? इतना है, इतना है, कितना है? 125 डिग्री 22 मिनट। तब 122 को आप ऐड करोगे, है ना? अब 122 को आप ऐड करोगे तो जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? सॉरी, 125 डिग्री 22 मिनट, है ना? कितना आ जाएगा? ये 360 के ऊपर चला जाएगा, है ना? तो 360 के ऊपर चले आएगा तो यहाँ वापस से 360 डिग्री को माइनस करिए, कुछ 5 डिग्री 37 मिनट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब वापस से फोर बेयरिंग ऑफ डी निकालेंगे हम। अब फोर बेयरिंग ऑफ डी निकालोगे तो क्या करोगे आप? वापस से बैक बेयरिंग प्रीवियस लाइन का आप निकालिए। अब यहाँ पर फोर बेयरिंग आपको सी डी का दिया हुआ था,
तो यहाँ पर बैक बेयरिंग ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग ऑफ सी डी प्लस 180 डिग्री, यानी 5 डिग्री 37 मिनट्स में आप 180 डिग्री को क्या कर देना बेटा, जोड़ देना। तो बैक बेयरिंग ऑफ सी डी आ जाएगा आपके पास। अब इसमें आप इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दो, कितना इंक्लूडेड एंगल, 135 डिग्री और 34 मिनट, इसको आप जोड़ देना। और आप चेक करना, तो चेक करोगे तो आंसर जो आएगा आपका 321 डिग्री 11 मिनट आएगा, यानी 360 डिग्री से कम है। तो 360 डिग्री से कम है तो फिर घटाना मत 360 डिग्री, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर इसको रिपोर्ट कर देना आपने। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सवाल को वापस से आप लोग करिए, इस सवाल को आप लोग वापस से करिए। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल निकालना है आपको। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये रहा। चलो इंक्लूड एंगल देखिए वापस से, इंक्लूड एंगल जो इधर था है ना, उसको इधर चला गया। फार्मूला तो सेम ही बेटा, जो पेज नंबर 8 और 9 पर है, ये फार्मूला सेम ही है ना। बस टर्म को इधर से उधर ले गया हूँ, फार्मूला तो हमारा सेम ही है। अब देखो इस सवाल में जो हमारा सवाल था, यहाँ इंक्लूड एंगल बोला है, तो 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करोगे और इंक्लूडेड एंगल नेगेटिव आ गया तो आपको 360 डिग्री ऐड करना है। ये पॉइंट वापस से आप ध्यान रखना, इसके मद्देनजर रखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए अगर नेगेटिव आ गया तो 360 डिग्री ऐड करना है ना। चलो अब देखो सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ इंक्लूड एंगल ए निकालते पहले तो हम। अब इंक्लूड एंगल ए कैसे निकालोगे आप, 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो ए के केस में 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा, है ना, ये रहा आपका। यहाँ पर 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है आपका, 40 डिग्री है। डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा होगा 40 डिग्री। ये रहा आपका ए से बी की तरफ 4 बेयरिंग देखेंगे आप, तो 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी ए बी माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन क्या हो गई, अब अगर ए बी फॉरवर्ड लाइन है तो यहाँ पर प्रीसीडिंग लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी लाइन हो जाएगी, डी ए वाली लाइन हो जाएगी, है ना, यही होगी ना। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करिए। तो 4 बेयरिंग ऑफ ए बी तो 40 डिग्री दिया था, इसमें से आप बैक बेयरिंग ऑफ डी ए को घटा दीजिए। अब बैक बेयरिंग ऑफ डी ए क्या दिया है, नहीं दिया है। 4 बेयरिंग ऑफ डी ए दिया है, ठीक है, 4 बेयरिंग ऑफ डी ए दिया है। और ये कितना दिया है, 4 बेयरिंग ऑफ डी ए 280 डिग्री दिया है। यहाँ से अगर बैक बेयरिंग ऑफ डी ए निकालना है तो 280 डिग्री में से आपको 180 डिग्री घटाना पड़ेगा। यहाँ माइनस साइन लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 4 बेयरिंग था वो 180 डिग्री से अधिक था, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा 4 बेयरिंग कम था इसलिए प्लस साइन ले रहे थे, या 4 बेयरिंग ज़्यादा है तो हमने माइनस साइन ले लिया उसी फार्मूले में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि क्या मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ना। मेरा आंसर बेटा आप लोग देखोगे तो यहाँ पर -60 डिग्री आएगा। अब नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नोट में क्या लिखा था, 360 डिग्री को ऐड कर दूँ क्या, कहाँ गया, ये देखो, इफ इंक्लूड एंगल इज नेगेटिव देन एट 60 डिग्री, ठीक है। तो वापस से वही चीज़ मैंने कर दी, तो 360 डिग्री को मैं प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा इंक्लूड एंगल है 300 डिग्री आ जाएगा। क्या वही आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है ना। इसी प्रकार से मैं इंक्लूड एंगल बी निकाल लूँगा। अब बी के केस में 70 डिग्री क्या हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा 70 डिग्री, 4 बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, है ना, 70 डिग्री हो गया। इसमें से किसको घटा दो, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस
40 डिग्री, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब आप बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वापस से 360 डिग्री को आपको ऐड कर लेना है ना। तो 70 डिग्री माइनस कितना आपका कितना हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो प्लस 360 डिग्री आप कर देना। तो एंगल भी इस प्रकार से आप निकाल लोगे, है ना। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं। इसी प्रकार आप एंगल सी और डी भी निकाल लोगे। अब कभी कभी क्या है कि अगर आपको सेफ्टी पर्पस से देखना है तो आप लोगों को एक फार्मूला होता है 2n+or-4 × 90 डिग्री, इसको आप प्रयोग करके देखना। तो थियोरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल दे देगा ये आपको। अब प्लस साइन कब लेना है, जब एक्सटीरियर एंगल है तो 2n+4 × 90 डिग्री करना। अगर इंटीरियर एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपके अंदर की तरफ हो, इंटीरियर हो, तो 2n-4 × 90 डिग्री कर लेना। ठीक है, इससे आपको थियोरेटिकल सम ऑफ एंगल मिल जाएगा, है ना। एन क्या है, एन क्या करोगे आप, एन क्या आपका नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना। आप देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करा, एक्चुअल सम निकाला, है ना, ए बी सी डी एंगल का, और मैंने क्या करा थियोरेटिकल सम भी निकाल लिया था। तो मैंने देख लिया कि भाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ करोगे, क्लोज लूप, ये क्या है क्लोज लूप है ना। इस केस में ये फॉर्मूले मैंने लगा के देख लिया, क्लोज लूप में ही लगाना है ये। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब देखो कभी कभी मैंने तुमसे पूछा कि डायग्राम के थ्रू इंक्लूड एंगल ए निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डायग्राम के थ्रू। देखो मैं एंगल ए निकाल के बताता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। चलिए बेटा, यहाँ से ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 है, फिर ये भी 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेके कहाँ तक, ये लाइन रेफरेंस डायरेक्शन से लेके लाइन एसी तक जो एंगल है वो कितना दिया है सवाल में, 280 डिग्री दिया है। अब 280 डिग्री में से आप 90 माइनस 90 माइनस 90 कर दोगे, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो ये आप ज्योमेट्री से देखोगे तो आपको 10 डिग्री मिल जाएगा। और ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री होगा, है ना। अब सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। जो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है वहाँ पर, वो कितना सम होगा उनका, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये जो एंगल है, कौन सा एंगल मैं बता देता हूँ, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं मान लो अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा, कितना हो जाएगा आपका अल्फ़ा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो भी 90 है, और ये एंगल है आपका 40 डिग्री दिया था ना, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी। तो यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल जो ए है वो कितना हो जाएगा मेरा, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 40। तो ये जो एंगल है यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर जो एंगल है एंगल ए आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। आप फिगर बना लीजिए, है ना, डायग्राम बना लीजिए, फिर ज्योमेट्री के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें हैं। अब आपको फार्मूला लगाना है या डायग्राम के थ्रू करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा प्रयास था समझाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डीप क्या होता है, एक मिनट। आज भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको आखिरी में 2 न्यूमेरिकल और करवा दूँ मैं आज। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जो डीप पे जाने से पहले मैं थोड़ा अर्थ के बारे में बात कर लेता हूँ। बेटा क्या होता है, जो हमारा अर्थ है इसको मैं एक मैग्नेट बोल सकता हूँ। जो हमारा अर्थ है ये एक पावरफुल मैग्नेट होता है ना। और यहाँ पर जो हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है अर्थ पे, है ना, ये आपकी साउथ एंड से नॉर्थ एंड की तरफ रन करती है। आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, कौन सा फिगर,
एक ही तो फिगर बनाया है ना हमने। 1 मिनट, क्या हो रहा है? हाँ ये देखिए, अब ये अर्थ है हमारा। इस अर्थ को, हमारा जो अर्थ है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ ये हमारा अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है ना। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो रन करती है साउथ एंड से नॉर्थ एंड की तरफ। आप देखिए ये साउथ एंड है आपका और ये आपका नॉर्थ एंड है। तो यहाँ से जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये साउथ एंड से नॉर्थ एंड की तरफ रन कर रही है। आप देखिए यहाँ पे मैंने रन करवा भी दिए है ना बेटा। अब क्या होता है कि ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ है, अब यहाँ पर जो हमारे अर्थ के सरफेस पे अगर मैं कि कोई मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेटिक बार इसको फ्रीली सस्पेंड करूँगा तो क्या होगा, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी बेटा, इन्फ्लुएंस हो सकती है। आप पढ़िए मैंने यहाँ क्या लिखा है। जो एक मैग्नेटिक नीडल या बार है उसको मैं उसकी सीजी के अबाउट फ्रीली सस्पेंड करूँगा तब भी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगी बेटा, इन्फ्लुएंस हो जाएगी और अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देगी, है ना। ये मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो मैंने लिख भी दिया है, देखो क्या लिखा है। एक मिनट, कभी कभी डिजिटल पेन का यूज़ करने में मुझे अभी भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, देखो, ए मैग्नेटिक नीडल when freely suspended about its CG is influenced by Earth's magnetic field। यानी जो मैग्नेटिक नीडल है उसको मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी और वो खुद को किसके पैरेलल रख लेगी, इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने बोला है बेटा। यानी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है वो जो डायरेक्शन दिखाएगी वही डायरेक्शन क्या दिखाएगी, मेरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। अनलेस कि कोई दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस नीडल को उस नीडल को इन्फ्लुएंस नहीं करे, अनलेस। ये बोला है मैंने बेटा। अब क्या होता है कि आपको क्या हो गया कि मैग्नेटिक नीडल क्या दे देगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाली डायरेक्शन दे देगी आपको, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। अब क्या है कि एक जो वर्टिकल एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ सरफेस के बीच में, उसमें कुछ बनेगा तो उस वर्टिकल एंगल को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डी। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए चीज़ों को मैं समझाना है क्या प्रयास कर रहा हूँ आपको, है ना, ये डायग्राम छुप जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोला है, द वर्टिकल एंगल, हाँ देखिए, द वर्टिकल एंगल between magnetic line and earth surface is called as dip। इसको मैं डीप बोल रहा हूँ। अब इसी चीज़ों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये पोल पर कैसी है बेटा, ये तो मैंने अर्थ का सरफेस है मेरा, ये मेरी अर्थ है ना, ये पोल है, नॉर्थ पोल हो गया आपका, और यहाँ पे मैंने बना दिया साउथ। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी जा रही है आपकी, है ना, इस प्रकार से जा रही है, डायग्राम में ऐसी ही बनाई है ना मैंने। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये पोल पर तो क्या है बेटा, वर्टिकल है, लेकिन ये जो इक्वेटर है यहाँ कहीं पे इक्वेटर होगा ना आपका, तो आप देखोगे कि ये इक्वेटर पे कैसी है बेटा, इक्वेटर पे ही अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। यहाँ पे ये अर्थ के सरफेस और ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये पैरेलल है, कहाँ पर, इक्वेटर पे। तो क्या है, मैंने क्या बोला, अब डीप जो होता है मेरा वर्टिकल एंगल होता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के सरफेस के बीच में। इक्वेटर पे तो जो वर्टिकल एंगल हो गया वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो अर्थ के सरफेस से पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा एक नोट, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, जो मेरा डीप है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपको फिगर से भी समझ में आ ही रहा होगा, है ना। यहाँ मैंने लिख भी दिया, देखिए डीप इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर, है ना। और एक और नोट मैंने यहाँ लिखा है, एट पोल डीप इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ आप देखिए ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस मैंने दिखा दिया और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अर्थ का सरफेस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितना एंगल बना रही है पोल पर,
90 डिग्री बना रही है ना बेटा। थर्ड पोल डीप इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ें मैंने यहाँ वापस से बता दी बेटा, है ना। चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि पोल पर डीप 90 डिग्री है ना, लेकिन इक्वेटर पे कितना है डीप, 0 डिग्री है। तो इनके बीच में डीप की वैल्यू किसके बीच में वेरी होगी, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में वेरी होगी। फिर वापस इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओ तो डीप की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वेरी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि डीप की वैल्यू जो है इक्वेटर और पोल के बीच में वो 0 और 90 डिग्री के बीच में कहीं हो सकती है। ये एक मैं पॉइंट यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब डीप को यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ मैं, और थियोरेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा मैंने आपको अभी तक मेरिडियन बताया था, फिर उसके टाइप्स पर बताए थे। अब 4 टाइप बताए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। अब बेटा क्या हो सकता है कि किसी प्लेस में, मान लीजिए आप दिल्ली में, जहाँ पर भी आपका कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, तो क्या होता है कि जनरली जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और ट्रू मेरिडियन वो कोइंसाइड नहीं होते, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रह जाता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे है, मैग्नेट के फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार या नीडल के द्वारा आप निकाल लोगे मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। ट्रू मेरिडियन क्या करोगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और आपका जो पॉइंट है उसको जो लाइन ज्वाइन करेगी, पढ़ाया था कल क्लास में, उसके द्वारा आप ट्रू मेरिडियन निकाल लोगे। ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जनरली कोइंसाइड नहीं होते किसी पॉइंट पर, तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, है ना। और कब बनेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हर टाइम पे तो अलग हो सकता है ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा उसी को मैं बोल देता हूँ बेटा डिक्लिनेशन, है ना। कहीं कहीं पे बुक में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या सिंपली डिक्लिनेशन बोल सकता हूँ। किसको बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंगल जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनेगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बेटा क्या है यहाँ पर, मैंने क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ एक कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये समय के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो सकता है ना। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समय के साथ चेंज हो सकता है ना, है ना। और प्लेस के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, कहीं पे अलग होगा कहीं पे अलग होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। इसी के हिसाब से आपको घुमा फिरा के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ठीक है। अब नोट पढ़िए, नोट में मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन द फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हाट बेटा, डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग, और फिर इनका अंतर ले लो तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको मिल जाएगा फील्ड पे। नोट में लिख दिया वही चीज़ें, है ना। ऑफ द सेम लाइन का ही लेना, अलग लाइन का मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। देखो अब वही लिख दिया, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिक्लिनेशन एट ए टाइम चेंज फ्रॉम, किसी पर्टिकुलर समय पे अगर आप दिल्ली में हो, जयपुर में, हर जगह डिक्लिनेशन अलग होगा, है ना। भले ही 4 बजे दिल्ली में हो और 4 बजे जयपुर में हो, दोनों जगह डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, अलग होगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ नोट में लिख भी है मैंने आपको, है ना, समझा भी रहा हूँ मैं आपको, वो लिख भी रही है। कोई सा पॉइंट मेरे को लगता है तो मैं उस पॉइंट को, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट जैसे मेरे को मिल गया तो उसको ही मैं नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या होता है, जो आपका डिक्लिनेशन रहता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। अब इस वेरिएशन को मैं शो कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। अब आइसोगोनिक लाइन क्या होता है वो जान लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है ना,
हमारी अर्थ है। अब हमारे अर्थ पे क्या बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। हमारी अर्थ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, देयर विल बी मेनी पॉइंट ऑन आवर अर्थ सरफेस। तो ऐसे पॉइंट अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे डिक्लिनेशन सेम है ना, मेनी पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस जहाँ पर सेम डिक्लिनेशन है, उन पॉइंट को एक लाइन के माध्यम से आप जोड़ दीजिए। तो जो लाइन आपको प्राप्त होगी वो लाइन को आप क्या बोलते हैं बेटा, आइसोगोनिक लाइन, है ना। सेम डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन जहाँ पर है उन पॉइंट को आप एक लाइन के माध्यम से जोड़ दीजिए तो आपको आइसोगोनिक लाइन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख दिया है लाइन जॉइनिंग, line passing through points on the earth surface at which declination is same at a given point of time, at a given point of time, है ना। उन पॉइंट पे भी समय के साथ क्या हो सकता है, डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डिक्लिनेशन की वैल्यू उन पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम हो सकती है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है ना, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेम डिक्लिनेशन। अब वो सेम डिक्लिनेशन क्या हो सकता है, हो सकता है कि 5 डिग्री का हो वो ईस्ट दिशा में, या 6 डिग्री पश्चिम दिशा में डिक्लिनेशन हो, है ना। अब देखो जीरो डिक्लिनेशन का भी हो जाए उन पॉइंट के बीच में, है ना। अगर हर पॉइंट पे जहाँ पर 0 डिग्री का डिक्लिनेशन है उनको आप लाइन के माध्यम से जोड़ दो, तो जो अब आइसोगोनिक लाइन है, इन आइसोगोनिक लाइन को हम स्पेशल आइसोगोनिक लाइन बोल देंगे और इनको हम लोग बोल देंगे एक अगोनिक लाइन। ठीक है, तो क्या 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 नोट निकल रहा है यहाँ से, देयर आर स्पेशल, देखिए आप कहाँ है, देयर आर स्पेशल आइसोगोनिक लाइंस विच पास थ्रू द पॉइंट्स हैविंग जीरो डिक्लिनेशन, है ना। अब बेटा जीरो डिक्लिनेशन मैंने बोला है यहाँ पे, है ना। अब डिक्लिनेशन क्या होता है, जो हमारा ट्रू मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, इनके बीच में क्या है, अंतर ही होता है क्या, देखो, है ना, कहाँ गया, है ना। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो अंतर है, ओरिजेंटल एंगल है, उसी को मैंने डिक्लिनेशन बोला है। अब बेटा यहाँ पर आप देखो, अगर डिक्लिनेशन जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर कब होगा, जब ये ट्रू ट्रू मेरिडियन वाला जो रेफरेंस डायरेक्शन है और मैग्नेटिक मेरिडियन वाला जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, जब भी तो जीरो डिक्लिनेशन होगा ना। तो ये एक और पॉइंट निकल रहा है यहाँ से, इसको भी ध्यान रखना है। जो आगोनिक लाइन में क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ट्रू मेरिडियन है वो क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो अब देखो, अब क्या होता है कि कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, जो आपके ट्रू नॉर्थ से पश्चिम की दिशा में हो, तो डिक्लिनेशन को मैं वेस्ट या नेगेटिव बोल लूँगा। ये पॉइंट को आप ध्यान रखिए, है ना, नेगेटिव या वेस्ट बोलूँगा। डिक्लिनेशन, नेगेटिव डिक्लिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। जब आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ से किस तरफ है, वेस्ट की साइड में, तब जो डिक्लिनेशन होगा इट इज सेड टू बी वेस्ट और नेगेटिव। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इफ मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ट्रू नॉर्थ, है ना। देखिए आप यहाँ पे, ये ट्रू नॉर्थ है, इसकी पश्चिम की दिशा में क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो जो डिक्लिनेशन होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वेस्ट या नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा मैं। अब मान लो बेटा कि यहाँ पर कोई लाइन होती ओ ए, है ना, ओ ए लाइन होती बेटा। अब ओ ए लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग होता, मान लीजिए अल्फा, है ना, अल्फा होता, और इसका ट्रू बेयरिंग क्या होता फिर बेटा, ट्रू बेयरिंग क्या होता, ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन हुए, आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन ही होता है ना। आप खुद देखें यहाँ पे, ये डिक्लिनेशन, इसको डिक्लिनेशन को डी से बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ट्रू बियरिंग है
है ना। इस केस में आप देखो यहाँ पर आपका जब नॉर्थ में है क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ में नहीं है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू ट्रू नॉर्थ से पश्चिम की दिशा में है। तो आपका जो मैग्नेटिक बियरिंग आएगा, इट विल बी मोर देन ट्रू बियरिंग। डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है। एक बिट वापस बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पर। वैसे तो इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाना ही है मुझे, वापस बता ही देता हूँ मैं आपको। चलो इसको वापस से हम लोग लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। बेटा मैंने यहाँ क्या बोला है, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ से पश्चिम की दिशा में हो, तो डिक्लिनेशन मेरा नेगेटिव या वेस्ट होगा। और इस समय क्या होगा, जो मेरा मैग्नेटिक बियरिंग रहेगा, इट विल बी मोर देन व्हाट, मेरा ट्रू बियरिंग, है ना। देखिए आप यहाँ पर आपका पॉइंट ओ होता, यहाँ पर पॉइंट ये पॉइंट ओ होता है यहाँ पर, और यहाँ पे पॉइंट ए होता। और ये जो ओ ए लाइन है आपकी, आप देखोगे जब आप मैग्नेटिक बियरिंग लोगे, है ना, मैग्नेटिक बियरिंग लेंगे तो वो कुछ वैल्यू आती, और अगर मैं आपसे बोलता कि ट्रू बियरिंग लेते तो वो कुछ अलग वैल्यू आती, है ना। मान लीजिए कि मैग्नेटिक बियरिंग आपकी अल्फ़ा आती और ट्रू बियरिंग बीटा आती, तो अब मैंने क्या बोला था कि जो इनका अंतर है वही डिक्लिनेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फ़ा इज़ मोर देन बीटा, और अल्फ़ा माइनस जो बीटा है वो मेरा क्या है बेटा, डिक्लिनेशन, है ना, वो मेरा डिक्लिनेशन है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब इन चीज़ों को मैं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूँगा, है ना। इस चीज़ को मैं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूँगा, फार्मूला बताऊँगा मैं इसका, है ना। चलो इसको फार्मूला अभी बताने ही वाला हूँ, मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आपको चीज़ें। देखिए अगर यहाँ पर अगला केस देखिए, एक मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ, जो हमारा डिक्लिनेशन होगा इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, पॉजिटिव डिक्लिनेशन या ईस्ट डिक्लिनेशन, इसको आप ध्यान रखना। देखिए ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ है और ये है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना बेटा। अगर ये जो है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ से ईस्ट की दिशा में, देखिए आप, तो डिक्लिनेशन मेरा ईस्ट या पॉजिटिव होगा, है ना। अब यहाँ पर आप वापस से देखिए, ओ पॉइंट है ये और ये ए पॉइंट है, ओ ए लाइन बना दी इनको, ओ और ए पॉइंट को जोड़ के। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो मेरा ट्रू बियरिंग है, इस केस में मैग्नेटिक बियरिंग से अधिक ही होगा, है ना। तो बेटा क्या होगा इस केस में, जब भी मेरा पॉजिटिव डिक्लिनेशन होगा, देखो ये पॉजिटिव डिक्लिनेशन वाला केस है, तो यहाँ पर ट्रू बियरिंग मेरा मैग्नेटिक बियरिंग से अधिक होगा बेटा, है ना। ये देखो डिफरेंट डायरेक्शन से लाइन तक जाओगे तो आपको बियरिंग मिलता है, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रू बियरिंग होगा, इट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या है, ये वाला, ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इनके बीच में जो ओरिजेंटल एंगल है उसी को मैं डिक्लिनेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ आगे, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। चलिए अब देखो बेटा क्या होता है, हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। न्यूमेरिकल तो करेंगे, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल हम लोग आज की क्लास में करेंगे ही। अब देखिए क्या होता है कि आपका जो डिक्लिनेशन रहता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है ना। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो डिक्लिनेशन रहता है वो समय के साथ चेंज होता है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं होता है। अब क्या होता है कि जो इसमें जो वेरिएशन होगा डिक्लिनेशन में, है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, वो 4 प्रकार के डिक्लिनेशन होते हैं। अब पहला जो डिक्लिनेशन बेटा मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा क्या, सेकुलर, सॉरी, पहला जो वेरिएशन बताने जा रहा हूँ मैं डिक्लिनेशन नहीं, मैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल रहा हूँ। जो पहला जो वेरिएशन हो रहा है हमारा, है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का, वो है हमारा सेकुलर वेरिएशन। अब सेकुलर वेरिएशन क्या होता है बेटा,
सेकुलर वेरिएशन बेटा ऐसा वेरिएशन है जो एक लंबे समय तक लगातार होता रहता है। जैसे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे, अब यहाँ देखिए, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जो है सेकुलर वेरिएशन होता रहता है। सेकुलर वेरिएशन एक लंबे समय में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंटिन्यूसली होता रहता है। अब देखिए क्या है कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, ओवर ए पीरियड ऑफ 150 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली देयर इज ए ग्रेजुअल शिफ्ट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में। देयर आफ्टर द डिक्लिनेशन शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर, है ना। तो जो हमारा साइकिल होगा वो कितने का होगा बेटा, 150 ईयर, तो एक दिशा में डिक्लिनेशन होगा, वेरिएशन होगा। फिर 150 ईयर के लिए दूसरी दूसरी डायरेक्शन में हमारा वेरिएशन होगा। तो जो हमारा साइकिल जो रहता है डिक्लिनेशन शिफ्ट में, है ना, जो हमारा साइकिल रहता है ना, ये जो वेरिएशन हो रहा है वो कितने का हो जाएगा बेटा, 300 ईयर का हो जाएगा। और ये जो वेरिएशन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, ये एक साइन के कर्व को फॉलो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, मैं पर बताते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो मैंने जनरल चीज़ें बोली, टाइम पीरियड तो कुछ अधिक भी हो सकता है। अब जो सेकुलर वेरिएशन होता है ये मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूसली होता है, लॉन्ग पीरियड में हो सकता है। तो इसका कोई वेरिएबल रिलायबल मेथड नहीं है इसको प्रेडिक्ट करने का, है ना। इज नो रिलायबल मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग द सेकुलर वेरिएशन एट ए प्लेस, है ना। अब इसी प्रकार से बेटा एनुअल वेरिएशन भी होता है। अब एनुअल वेरिएशन क्या होता है, एक साल में अर्थ सन के अराउंड क्या है, घूमता है, रिवॉल्व करता है ना, इस कारण होता होगा। आइए बात करते हैं एनुअल वेरिएशन के बारे में। अब देखो एनुअल वेरिएशन क्या होता है, इट इज चेंज इन डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनुअल बोला है तो एक साल की बात करी, तो एक साल में चेंज इन डिक्लिनेशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस जो होता है उसको एनुअल वेरिएशन बोल रहा हूँ मैं। देखो कास क्या है, कॉस, इट इज कॉस बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, ठीक है। जो हमारी धरती है सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है एक साल, है ना, उसी के कारण होता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, है ना। अब एनुअल रेट ऑफ वेरिएशन और सेकुलर वेरिएशन और एनुअल वेरिएशन सेम नहीं होता है, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है। कुछ जनरल इतना इतना होता है, वो वैल्यू भी नोट में लिखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए अगला जो वेरिएशन है बेटा वो है हमारा डाययूनल वेरिएशन। अब क्या होता है डाययूनल, मतलब डेली वेरिएशन, एक दिन में कितना वेरिएशन है। अब एक दिन में ये क्यों होता होगा, हमारी धरती रोटेट होती है अबाउट अपनी एक्सिस, है ना, इस कारण होता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस के कारण होता है ये। अब देखो क्या होता है, ये जो डाययूनल वेरिएशन रहता है ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट से ओवर 12 मिनट इतना वेरी हो जाता है ना। और कुछ कारण होते होंगे बेटा। अब क्या कारण होते हैं डाययूनल वेरिएशन के, जैसे जोग्राफिकल पोजीशन, जो आपका जगह है उसकी जोग्राफिकल पोजीशन पे ये वेरिएशन निर्भर करता है। अब क्या होता है कि पोल पर ज़्यादा वेरिएशन होता है, इक्वेटर पे कम होता है। अगर गर्मी का मौसम है, समर का टाइम तो ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है, दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम होता है ना। और साल दर साल ये वेरी होता रहता है। कुछ कारण है डायगोनल वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू वेरियस फॉलोइंग रीजन मैंने बता दी क्या क्या फॉलोइंग रीजन है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, थियोरेटिकल पॉइंट है वो मेरा बताना, मेरा काम था, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आगे देखते हैं इरेगुलर वेरिएशन होता क्या है बेटा। अब बेटा क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है, अब अर्थ है तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन भी होते होंगे, भूकंप के झटके भी होते होंगे अर्थ पे, है ना, स्टॉर्म वगैरह भी होते रहेंगे समय समय पे। तो क्या होता होगा बेटा, इन सब के कारण क्या है कि मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है ना। तो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो इससे क्या होगा कि आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस इन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण क्या हो जाएगा, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे, है ना। अब क्या हो जाएगा कि हमको तो पता नहीं है वॉल्केनो इरप्शन अर्थक्वेक के बारे में, इतनी जानकारी तो है नहीं एक्चुअल एक्यूरेट हमारे। तो ये जो वेरिएशन है बेटा अनसर्टन रहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और रैंडम इन नेचर होते हैं। आपको ये समझ में आ रही होगी, है ना। तो वो कुछ जनरल जनरल चीज़ें थी वो मैंने बात कर ली है।
आगे चलता हूँ, है ना। आगे चल के हमको 2 क्वेश्चन भी करने हैं आज। अब देखिए, जब मैंने आपको अभी बताया था वापस से कि जब जो हमारा जो डिक्लिनेशन जब ईस्ट की तरफ है ना, यानी डिक्लिनेशन मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तब मैंने क्या बोला था, जो मेरा ट्रू बेयरिंग है इट इज मोर देन मैग्नेटिक बेयरिंग, है ना। तब मेरा ट्रू बेयरिंग हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन। समझते हैं इसको वापस से। चाहिए, है ना, यहीं पे मैंने समझाने की कोशिश करी थी आपको। ये वाला केस बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला बेटा, वो अगले पॉइंट वाली चीजें मैं यहाँ वापस बता रहा हूँ, है ना। इफ डिक्लिनेशन क्या है मेरा, ईस्ट के, इफ डिक्लिनेशन इज ईस्ट या पॉजिटिव, तब क्या होता है बेटा कि जो मेरा ट्रू बेयरिंग है वो किससे, मैग्नेटिक बेयरिंग से अधिक होता है ना। अब क्या होगा कि ये जितना अधिक होगा या इनके बीच में जितना अंतर होगा मैग्नेटिक बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग के बीच में, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बेटा डिक्लिनेशन बोलूँगा। अब यहाँ डिक्लिनेशन ईस्ट पे होगा तो मेरा ट्रू बेयरिंग ज़्यादा होगा मैग्नेटिक बेयरिंग से, और इनके बीच के अंतर को मैं क्या बोलूँगा, डिक्लिनेशन बोलूँगा। यहाँ पर पॉजिटिव डिक्लिनेशन या ईस्ट डिक्लिनेशन है, उसका नाम, उस डिक्लिनेशन का नाम ही पॉजिटिव या ईस्ट डिक्लिनेशन है। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि ये जब भी केस होगा तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्रू बेयरिंग है इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो इसके द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन अब देखो ये वाला केस देखो, है ना, जब डिक्लिनेशन क्या है बेटा, वेस्ट है, विद डिक्लिनेशन इज वेस्ट या नेगेटिव, तब क्या होता है। अब आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट था ए, लाइन बना दी, इनको जोड़ दी ओ ए। अब यहाँ देखो, यहाँ बियरिंग निकालोगे आप मैग्नेटिक नॉर्थ से लाइन तक जाइए तो एंगल अधिक आएगा। अब ट्रू नॉर्थ से लाइन तक जाओ तो एंगल थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग किससे अधिक है, ट्रू बियरिंग से। तो अगर ट्रू बियरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बियरिंग में से कुछ ना कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी, यानी डिक्लिनेशन घटाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ये फार्मूला आपका बन जाएगा, है ना। वही चीज़ों को मैंने समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का आपको किस कंडीशन में कौन सा लगाना है, किस में कब लगाना है, ये मैंने आपको बता दिए, डायग्राम भी बताया है, यहाँ पे फिगर भी बनाया है। ठीक है, अब इसके द्वारा 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग दिया है और डिक्लिनेशन दिया है वेस्ट पे। अब वेस्ट पे दिया है बेटा आपका, तो वेस्ट दिया है तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक बेयरिंग ट्रू बेयरिंग से अधिक होगा, है ना। वेस्ट का दिया है, वेस्ट डिक्लिनेशन दिया है बेटा या नेगेटिव डिक्लिनेशन है, तब क्या होगा बेटा, मेरा जो मैग्नेटिक बियरिंग है इट इज मोर देन ट्रू बियरिंग। वेस्ट वाला बता देता हूँ, है ना, ये वेस्ट है, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक बियरिंग इज ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग, है ना। तो ये फार्मूला लग जाएगा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम, है ना। तो ट्रू बियरिंग क्या है बेटा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिक बियरिंग कितना था, 124 डिग्री 34 मिनट माइनस डिक्लिनेशन 10 डिग्री 10 मिनट। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका ट्रू बियरिंग, 114 डिग्री और 24 मिनट। इस प्रकार से आप हल कर लीजिए। देखिए मैंने फिगर भी बना दिया आपके समझने के लिए, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान है, उसको आप समझते जाइए। या तो आपका रटने की क्षमता अधिक है ना, तब भी आप इसको कर लोगे बिना समझे, फार्मूला रट लोगे तो। लेकिन अगर समझ के कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं, उसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपकी लाइन ए बी में एक ओल्ड मैप था, पुराना नक्शे की बात कर रहे हैं, है ना। पुराने समय पे मैग्नेटिक बेयरिंग कितना था, कितना 25 डिग्री
और 30 मिनट, है ना। और उस समय क्या था आपका, डिक्लिनेशन इतना था 2 डिग्री 30 मिनट, है ना। और आपसे मैंने बोला है कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन निकाले एट प्रेजेंट इफ डिक्लिनेशन इतना इतना है। अब मेरे को एक बात बताओ कि पुराने मैप में या पुराने समय में हो या नए समय में हो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो मेरा ट्रू बियरिंग है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस पे पुराने समय और नए समय पे जो डिक्लिनेशन होगा, सॉरी डिक्लिनेशन नहीं, ट्रू बियरिंग होगा, है ना। पुराने समय और आज के समय में जो ट्रू बियरिंग हो किसी पर्टिकुलर जगह पर, है ना, जगह पर, है ना, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वहाँ पर ट्रू बियरिंग आज और कल सेम ही होगा, है ना। ट्रू बियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक बियरिंग तो अलग हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर ओल्ड पुराने टाइम पे मान लो ट्रू बियरिंग कैसे निकालते आप, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक बियरिंग था उसमें उसमें आप डेक्लिनेशन को जोड़ दीजिए, या प्लस या माइनस डेक्लिनेशन जो भी आए। तो देखो ओल्ड में पे क्या था, मैग्नेटिक बियरिंग 25 डिग्री और 30 मिनट, है ना। और उस समय डिक्लिनेशन क्या था, अब ईस्ट पे तो प्लस कर दो, 2 डिग्री 30 मिनट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आपका बेटा, 28 डिग्री आ जाएगा ट्रू बियरिंग, है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है कि उस समय पे आप मैग्नेटिक बियरिंग निकालिए इफ डिक्लिनेशन 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है ना। अब देखो ट्रू बियरिंग तो उतना ही है अभी भी, है ना, लेकिन आपका मैग्नेटिक बियरिंग इस समय क्या हो जाएगा, नाव, मैग्नेटिक बियरिंग की नाव वाली जो वैल्यू कुछ अलग होगी, है ना। अब इसमें प्लस या माइनस डिक्लिनेशन करेंगे, वेस्ट है तो माइनस डिक्लिनेशन कर दो बेटा, है ना। तो डिक्लिनेशन कितना दिया इस समय पर्टिकुलर समय, 5 डिग्री, प्रेजेंट टाइम पे कितना डिक्लिनेशन, 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो यहाँ से आप इसको, इधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक बियरिंग है इस समय प्रेजेंट टाइम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कंसेप्चुअल है, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, है ना, चीज़ें आती रहेगी। यही कंसेप्ट लगा है कि ट्रू बियरिंग बदल नहीं रहा है समय के साथ, थ्योरी में लिखा था ये पॉइंट, है ना, और उसको अब मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ता तो मेरे को मैं समझ ही नहीं पाता कि ट्रू बियरिंग क्या है, वो तो कांस्टेंट है ना ट्रू बियरिंग, है ना। चलो, मैग्नेटिक बियरिंग कांस्टेंट नहीं है ये भी समझ में आ गया ना सवाल से। चलो इस क्वेश्चन को हल करिए आप लोग। चलिए, ये लाइन है बी एस मैग्नेटिक बियरिंग इतना इतना इन 1910, है ना, व्हेन द डिक्लिनेशन वाज थी। तो उस समय 1910 में जो ट्रू बियरिंग था वो निकाल लेते सबसे पहले बेटा हम लोग, है ना। अब वो जो ट्रू बियरिंग है वो बाद में भी सेम ही होगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सेम लाइन इन 1990 इफ द एनुअल डिक्लिनेशन चेंज ऑब्जर्व है 6 डिग्री 6 मिनट ईस्टवर्ड, है ना। हर साल कितना हो रहा है, 6 मिनट ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन जा रहा है। और 1910 में इतना था, 1990 में कितना हो जाएगा डिक्लिनेशन, पहले हम वो निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो अब देखो मैंने क्या बोला, कंसेप्ट जो ट्रू बेयरिंग है 1910 हो या 1990 हो या 2020 हो या 2021 हो तो सेम ही होगा ट्रू बेयरिंग। ठीक है, तो 1910 से आप ट्रू बेयरिंग निकालो और उसको उसी ट्रू बेयरिंग को आप लोग लिखना फॉर्मूले में 1990 में। ठीक है, तो 1910 में क्या ट्रू बियरिंग था पहले हम लोग वो निकालेंगे, है ना, इस क्वेश्चन में। तो ट्रू बियरिंग कब, इन 1910, 1910 कितना था बेटा, उस समय जो मैग्नेटिक क्या था, उस समय जो मैग्नेटिक बियरिंग था कब, 1910 में, है ना। और उस समय जो डिक्लिनेशन था, अब डिक्लिनेशन क्या है बेटा, 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो माइनस के साथ जो लगाऊंगा ना फार्मूला यहाँ पे। तो बता दो ट्रू बेयरिंग क्या हो गया, ट्रू बेयरिंग क्या हो गया यहाँ पे, 44 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 डिग्री 30 मिनट, तो 40 डिग्री आ जाएगा बेटा आपका, है ना। और ये जो ट्रू बेयरिंग है
इन 1910 इक्वल टू ट्रू बेरिंग कब? 1990 में, क्योंकि ट्रू बेरिंग तो क्या है मेरी कांस्टेंट है। इस चीज़ को अभी आप फ्रीज कर लो, अपने दिमाग में रख लो बेटा, है ना। ये इसका हमको प्रयोग करना है। अब देखो क्या हो रहा है कि 1910 से 1990 तक, यानी 80 साल के समय में डिक्लिनेशन लगातार चेंज हो रहा है। तो 80 साल का समय है आपके पास, और एक साल में डिक्लिनेशन कितना हो रहा है बेटा आपका? 6 मिनट ईस्टवर्ड हो रहा है ना। तो बेटा 80 साल में कितने मिनट ईस्ट में जाएगा वो आपका डिक्लिनेशन? कितना आ जाएगा बेटा? 480 मिनट आ जाएगा ईस्ट की तरफ, है ना। अब ये 480 मिनट है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 480 मिनट डिवाइड बाय 60 कर देना। तो ये जो आएगा आपका 8 डिग्री आ जाएगा, है ना। मिनट को डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 8 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएगा, है ना। अब देखो 1910 में कितना था डिक्लिनेशन बेटा आपका? 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। और अभी आपको इसको 8 डिग्री आपको ईस्ट की तरफ ले जाना है, तो नेट वैल्यू ईस्ट की तरफ कितनी चली गई? नेट डिक्लिनेशन अगर आपसे मैं पूछूं बेटा, नेट डिक्लिनेशन ईस्ट की दिशा में, इन ईस्ट डायरेक्शन, कितना हो जाएगा इस दिशा में नेट डिक्लिनेशन बेटा? 8 डिग्री ईस्ट माइनस 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इतना नेट वैल्यू आ जाएगी डिक्लिनेशन की, है ना। इसको आप लोग यूज़ कर लेना, है ना। अब देखो ट्रू बेयरिंग जो मेरा था कब? 1910 में। वो ट्रू बेयरिंग मेरा 1990 में भी है, 1990 में भी है बेटा, है ना। एंड इट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग, है ना, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस और माइनस डिक्लिनेशन। अब देखो ये जो नेट डिक्लिनेशन की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, नेट कितना आ जाएगा फाइनली मेरा डिक्लिनेशन? 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको यहाँ मैं जोड़ दूंगा, है ना। तो ट्रू बेयरिंग 1990 और 1910 में क्या थी? सेम थी, 40 डिग्री थी बेटा। तो जो मैग्नेटिक बियरिंग होगी मेरी कब? 1990 में, वो मैं निकाल लूँगा। अब ये ईस्ट है, यहाँ प्लस लिख दो, है ना, 3 डिग्री 30 मिनट। तो मैग्नेटिक जो बियरिंग है आपकी, है ना, कब? 1990, कितनी हो जाएगी आपकी? 40 माइनस 3 डिग्री 30 मिनट, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री 30 मिनट। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी है ना, काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हमने पढ़ ली आज, है ना। और कल प्रोबेबली हम लोग कंपॉक्स सर्विंग को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रेवर्सिंग पे पढ़ेंगे, फिर लेबलिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को करते जाइए, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में बंद करता हूँ, है ना। आज की क्लास में बंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।